इट्स डन। हेलो एवरीवन, मैं मानती हूँ कि मुझे थोड़ा डिले हो गया, बट आज ऐसी न्यूज़ थी जिसके लिए मुझे तुरंत ऑनलाइन आके मुझे वीडियो लेक्चर पोस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। वो बात ये है, बेसिकली हम लोगों को ये जान के बहुत खुशी होती है कि अगर हमारा सिलेबस कम हो जाए, तो केमिस्ट्री के साथ भी यही हुआ है। आप लोग को ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि केमिस्ट्री का 45% सिलेबस रिड्यूस हो गया। बेसिकली जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, देखिए आपके जो टॉपिक्स हैं 11th में और 12th में, चैप्टर्स की जो नेमिंग है उसमें जो हर चैप्टर में कुछ कुछ कंटेंट कम हुआ है, और वो कंटेंट क्या कम हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, बट जो नया सेशन स्टार्ट होगा, जो अभी 12th में जाएंगे या जो अभी 11th में जाएंगे, उन्हें अपना सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि आपको प्रिपरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, और रही बात सिलेबस रिड्यूस होने की, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, आपको कितना कंटेंट पढ़ना है, कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो मैं सारी चीज़ें आज मेंशन कर रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, जो आपका पहला चैप्टर है 11th का, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जो आपका पहला टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहली बात तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कि 45% सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री is being reduced। ये जान के सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। देखिए, अब मेरे लिए लिखना पॉसिबल नहीं है, उसमें कौन कौन से टॉपिक है मैं आपको बता दे रही हूँ, आप लोग उसको नोट करते हुए चलिए। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की, तो इसमें नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट, एटम एंड मॉलिक्यूल, ये 5 टॉपिक है जो रिड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, सेकेंड जो है दैट इज, जो आपका सेकेंड चैप्टर है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में रिड्यूस हुआ है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो बेसिकली 11th के बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। कौन सा पार्टिकल कहाँ पर आया, किसने किसके ऊपर अटैक किया, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन बना, किस तरीके से प्रोटॉन बना और किस तरीके से न्यूट्रॉन बना। ठीक है, दूसरा इसमें एटॉमिक नंबर नहीं पढ़ना है आपको, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार नहीं पढ़ना है, थॉमसन मॉडल नहीं पढ़ना है एंड इट्स लिमिटेशन, रदरफोर्ड मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन। ठीक है, मतलब आपको थॉमसन मॉडल नहीं पढ़ना है, उसकी लिमिटेशन नहीं पढ़नी है, रदरफोर्ड मॉडल और उसकी लिमिटेशन नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज। जो आप लोगों को पता है, जो थर्ड आपका टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करें तो इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में ऐसा अभी कोई स्पेसिफाइजेशन नहीं है कि मतलब आपको इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा टॉपिक नहीं, अभी आपको पूरा सिलेबस कवर करना है इसमें। ठीक है, अभी इसमें कुछ मेंशन नहीं है। उसके बाद आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको जो टॉपिक नहीं पढ़ने हैं दैट इज लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर स्पीड, लिक्विड स्टेट वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। भाई थर्मोडायनेमिक्स तो मतलब लोग इतना डरते हैं कि मैं बता नहीं सकती। जब मैं कोचिंग में पढ़ा रही थी तो एक बच्चे ने मुझसे बोला था कि मैम जितना मैं अपने पापा से डरता हूँ ना, उतना मैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से डरता हूँ। तो भाई उनके लिए बहुत खुशी की बात है। थर्मोडायनेमिक्स में देखो आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, हीट कैपेसिटी,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम। ये 3 टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रियम, जिसको हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो सबसे टफेस्ट टॉपिक है दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ये रिड्यूस हो चुका है, इसको आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि इसके 4 फॉर्मूलेज बनते थे, ठीक है, जो गॉड नोज बहुत अच्छे तरीके से रिड्यूस हो गया है। अब आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी। और इसमें आपको हेंडरसन इक्वेशन नहीं पढ़नी, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस इक्वेशन है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। द नेक्स्ट वन इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आपको क्या नहीं पढ़ना है, प्रिपरेशन कि मतलब हाइड्रोजन कैसे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रिपरेशन, H2O2 की प्रिपरेशन नहीं पढ़नी है। और रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर, रिएक्शन स्ट्रक्चर एंड यूज़, मतलब जो आप लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो प्रिपरेशन पढ़ते हैं ना, उसकी रिएक्शन, उसके स्ट्रक्चर, उसके यूजेस कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आता है एस ब्लॉक एलिमेंट। अब हम लोग बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट रिड्यूस हुए हैं, जिससे बहुत लोगों को खुशी भी होगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो बेसिकली क्रैमिंग वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी कि अब हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है वो देखिए, बोरेक्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको बोरिक एसिड नहीं पढ़ना है, बोरोन हाइड्राइड नहीं पढ़ना है। सॉरी गाइज, इट्स मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट का गलती से बता दिया। एस ब्लॉक एलिमेंट का आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, जैसे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट एंड देयर इंडस्ट्रियल यूजेस। उसके बाद है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट पे। इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है, बोरेक्स, ठीक है, बोरिक एसिड, बोरोन हाइड्राइड, एल्यूमिनियम की रिएक्शन एसिड के साथ एंड एल्कलीज और उसके यूजेस। उसके बाद नेक्स्ट आपको पी ब्लॉक एलिमेंट में नहीं पढ़ना है कार्बन। कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। उसके ऑक्साइड के बारे में नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन नहीं पढ़ना है और उसके यूजेस। सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड के बारे में नहीं पढ़ना है, सिलिकॉन्स के बारे में नहीं पढ़ना है, सिलिकेट्स के बारे में नहीं पढ़ना है, जियोलाइट और उसके यूजेस के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमारी जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमारी, आज मार्कर भी नहीं चल रहा, जो हमारी जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है, मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन, ठीक है, और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसके बारे में भी आप लोग को कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजनेशन, कंबशन एंड पैरालिसिस। ये 3 चीज़ें नहीं पढ़नी है, मैं रिपीट कर देती हूँ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजनेशन, कंबशन एंड पैरालिसिस। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सबसे बड़ी खबर तो इसके लिए है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आप लोगों को एंटायर चैप्टर नहीं पढ़ना है, ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब मैं कोचिंग में पढ़ा रही थी बच्चों को तो कई बच्चों ने मुझसे ये बोला था कि मैम ये चैप्टर्स को किस लिए ऐड किया गया है, ये बोरिंग लगता है, ये हम लोग पढ़ चुके होते हैं। बट ये था कि आप लोगों का इस चीज़ का फ़ायदा आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता था। बट अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में तो रिड्यूस हो गया, लेकिन बायो में फिर भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है, अब हम लोग आते हैं 12th के चैप्टर्स पे। उसके बाद आता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चों के, तो इसमें भी काफ़ी रिडक्शन हुआ है। अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात कर रही हूँ तो इसमें आपको इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़नी है, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स नहीं पढ़ना है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर नहीं पढ़ना है, और एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन। लेकिन एक चीज़ है कि जो सॉलिड स्टेट में जो आपका बीसीसी, एफसीसी ये होता है ना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, और इस पे चाहे नीट हो चाहे मेंस हो, हर बार एक क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, पैटर्न चेंज हो जाता है, तो 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि आपको सोल्यूशन में क्या क्या नहीं पढ़ना है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास नहीं पढ़ना है, वांट ऑफ फैक्टर नहीं पढ़ना है, मतलब जिन जिन टॉपिक से बच्चे जितना डरते थे वो टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब मैं इसको रब कर देती हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या नहीं पढ़ना है, लीड एक्यूमुलेटर, ठीक है, फ्यूल सेल जो हाइड्रोजन होता है, लेड का होता है, वो सब नहीं पढ़ना है आपको, कोरोजन नहीं पढ़ना है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं पढ़ना है, ठीक है, जिसमें वो मास के इक्विवेलेंट होता है, और ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं पढ़नी है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की अगर बात की जाए तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी नहीं पढ़नी है। ठीक है, एलिमेंट्री आइडिया, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मतलब ये दोनों चीज़ें नहीं पढ़नी है। एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पढ़नी है। अगर आप लोगों को याद हो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है, आर्हीनियस इक्वेशन के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, आपको ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट आता है सरफेस केमिस्ट्री। अगर मैं बात कर रही हूँ सरफेस केमिस्ट्री की तो इसमें आपको इमल्शन नहीं पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इमल्शन, कैटालिसिस, होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन डिलीट हो गया। इसके बाद आता है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। बहुत बड़ी बात है कि ये पूरा चैप्टर ही एलिमिनेट कर दिया गया है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ये आपको एंटायर चैप्टर नहीं पढ़ना है। ये बहुत बड़ी मतलब गुड न्यूज़ है एक तरीके से आप लोगों के लिए कि ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर था, इसमें बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, समझ में नहीं आता था क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो आपको ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट दोनों में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। 11 के कुछ मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ ग्रुप 11th में कवर होते हैं और कुछ ग्रुप 12th में कवर होते हैं। तो 12th में जो ग्रुप कवर होते हैं उनमें से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है वो देखिए। पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूँ तो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फीन। ठीक है, 12th के टॉपिक में जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म, कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड एंड ऑक्सो एसिड, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। उसके बाद आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। अगर मैं बात कर रही हूँ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपको केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपैरिजन विद लैंथेनॉइड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, मतलब आपको पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं पढ़ना है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर मैं इसको बात करूँ फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो 12th का बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जिसमें इसमें जो चैप्टर्स एलिमिनेट हुए हैं, अब मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं बस चैप्टर्स के नाम बोल रही हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको क्या नहीं पढ़ना है, दैट इज़ स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। और आपको इसमें नहीं पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आपको नहीं पढ़नी है, जिसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस होते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डीक्लोरोमीथेन। जो नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद कौन सा है, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ यूजेस एंड environmental effect of dichloromethane, trichloromethane, tetrachloromethane, iodoform, freons and DDT। इनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आता है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, ठीक है। इस चैप्टर में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, यूजेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू मिथेनॉल एंड इथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है, इसमें कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ है, ओके। नेक्स्ट है अमाइंस। अमाइंस में आपको डायजोनियम सॉल्ट, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इम्पॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको अमाइंस चैप्टर में नहीं पढ़नी है। डायजोनियम में बेसिकली बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होती थी, ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते थे, ये टॉपिक ही हट गया। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में ओलिगोसैकेराइड, जिसमें हम लोग सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ये सब पढ़ते थे, और पॉलीसैकेराइड नहीं पढ़ना है, स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं पढ़ना है, विटामिन क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन नहीं पढ़ना है, एंजाइम, हार्मोन्स, एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है। पॉलीमर्स की अगर बात करें तो पॉलीमर्स में पूरा एंटायर चैप्टर ही नहीं पढ़ना है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पूरा चैप्टर ही नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोगों की तो बल्ले बल्ले हो गई, अब तो पढ़ने के लिए सिलेबस, मतलब केमिस्ट्री में 100% में से 45% आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो चुका है। अब इससे ज़्यादा गुड न्यूज़ क्या हो सकती है, ठीक है। और मुझे एक चीज़ और डिस्कस करनी थी कि जो चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, जो चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं और जो टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, तो केमिस्ट्री की जो नए सेशन की जो बुक आएगी उसमें भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। तो जो लोग अगली बार से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिलेबस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये हर बार होता है कि जब भी कोई टॉपिक्स चेंज होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कंटेंट सफिशिएंट होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर कंटेंट नहीं होगा, प्रॉपर सिलेबस नहीं होगा, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो ना के बराबर होगी। मतलब अगर आप अननेसेसरी चीज़ें पढ़ोगे, अननेसेसरी चीज़ों को टाइम दोगे, तो फिर फ़ायदा क्या होगा। समझ में आ रही है बात। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो फॉर कमिंग ईयर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ईयर, तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। तो 45% तो रिड्यूस हो ही चुका है, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। क्योंकि केमिस्ट्री में जो जनरली पोर्शन रिड्यूस हुआ है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिड्यूस हुआ है, जो बेसिकली क्रैमिंग होती है, मतलब वो तो आधे से ज़्यादा पोर्शन रिड्यूस हो गया है। तो इससे ज़्यादा तो गुड न्यूज़ कुछ हो नहीं सकती। सेकेंडरी चीज़ ये है कि मेरे पास मेल आया था कि मैम आप केमिस्ट्री कैसे याद कर लेती हो। मुझे उस लड़की का नाम नहीं याद आ रहा है, आई थिंक हर नेम इज़ श्वेता वर्मा, ठीक है। वो अभी इस समय नीट की प्रिपरेशन कर रही है। तो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, उसने मुझे मेल भेजी थी कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको इतनी जल्दी चीज़ें कैसे याद हो जाती हैं। देखो, पहली चीज़ ये है कि केमिस्ट्री, जो लोग कहते हैं ना कि केमिस्ट्री रटने का टॉपिक है, मैं उनसे अग्री नहीं करती हूँ। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जब हम चीज़ों को रटना शुरू करते हैं ना तो वो चीज़ें हमारे अंदर से ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। अगर हम उन चीज़ों को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें तो ज़्यादा आसानी होती है। जैसे मैंने आपको इससे पहले स्टोकियोमेट्री पढ़ाया था, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को डेली लाइफ से रिलेट करके बताया था कि क्या क्या होता है। तो चीज़ों को समझो, अगर समझने में टाइम लोगे तो फिर उसे मतलब उसका भूलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर पहले समझोगे नहीं, रटने की कोशिश करोगे तो रटोगे कितना भी वो भूल जाओगे। समझ में आया। तो चीज़ों को इंटर रिलेट करने की कोशिश करो। जैसे मैं अगर फिजिक्स की बात करूँ, ठीक है,
और मैथ्स की बात करो तो मैथ्स में तो खैर फॉर्मूलेज होते हैं, आप डायरेक्टली कर लेते हो, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हैं, मानती हूँ क्रैमिंग कुछ कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को इंटरलेट करके याद करोगे, ठीक है, या कुछ कोड्स बना लो जिससे आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। और याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट कहने का मतलब ये कि उनको समझने की कोशिश करो। बिसाइड अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ दूँ, फिजिकल और ऑर्गेनिक की बात करूँ, तो फिजिकल केमिस्ट्री तो फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रैमिंग होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं इक्वेशंस होती हैं। अब रही बात केमिकल इक्वेशन की, तो बैलेंस करने का तरीका तो सबका वही है, ठीक है। पहले आप जैसे अब मैं अगर मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में आप लोग छोटी क्लासेस में करते हो 2 + 2 = 4, ठीक है। अब 12th में जाओगे तो 2 + 2 = 4 तो नहीं करोगे ना। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी तो बढ़ेगा। दैट इज़ द पॉइंट। तो इसी वजह से कह रही हूँ कि रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में चीज़ें थोड़ी हैं मतलब क्रैमिंग वाली, बट उनको छोड़ के फिजिकल और ऑर्गेनिक समझने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरीके से मैकेनिज्म पे डिपेंड है, ठीक है। तो मैकेनिज्म को समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या केमिस्ट्री में भी 95, 100 में से 96, 97 आते हैं, मेरे खुद आए हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करो और वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये बेसिकली एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी फॉर एवरी स्टूडेंट्स, और जो केमिस्ट्री से बेसिकली बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं उनको तो ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा रिड्यूस हो गया। सो गाइज़, आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है। बाकी मैं एक काम करूँगी कि जो PDF फाइल होगी जो मेरे पास है, मैं लिंक में अटैच कर दूँगी, ठीक है। तो आप इजीली वो फाइल भी देख सकते हैं कि मतलब क्या क्या चीज़ें रिड्यूस हुई हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।